Hello my lovely students, a very warm welcome to this Safal 2.0 batch for CUET on your CUET वाला channel. Together we are studying the concept of legal studies. तो लीगल स्टडीज की लास्ट क्लास में हमने बात की थी क्रिमिनल लॉ के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था सीआरपीसी और आईपीसी. तो आईपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, सीआरपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किए थे. उसमें किसी को कोई डाउट है, अभी भी कोई कंफ्यूजन है, तो यू कैन स्टिल आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. बट इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम, आज भी हम क्रिमिनल लॉ का ही एक एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं विच विल बी रिलेटेड टू योर कॉन्सेप्ट ऑफ एविडेंस लॉ. तो क्रिमिनल लॉ में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये हमारी क्रिमिनल लॉ की आज थर्ड क्लास है. तो पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि क्राइम होता क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, जिसमें हमने दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पढ़े थे. कौन से थे वो दो एलिमेंट्स? मेंजरिया और एक्टिसरिया. उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या है, कि किसी भी ऑफेंस को कमिट करने में एक 4 स्टेजेस होती हैं. कौन कौन सी वो स्टेजेस होती हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा था इंटेंशन, प्रेपरेशन, अटेम्प्ट और फिर होता है हमारा फाइनल एक्ट. इन स्टेजेस को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था. मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल देके भी इनको समझाया था, इनका मतलब क्या होता है, कौन सी स्टेज पनिशेबल होती है, कौन सी पनिशेबल नहीं होती है. ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. फिर उसके बाद हमने बात की थी कि टाइप्स ऑफ क्राइम क्या हैं, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्राइम एग्जिस्टिंग इन इंडिया और वर्ल्ड वाइड. ये भी हमने डिस्कस किया था आपके ब्रीफली फर्स्ट लेक्चर में. फिर लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है, इंडियन पीनल कोड क्या है, क्या वो सब्सटेंटिव लॉ है या वो प्रोसीजरल लॉ है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हमने लास्ट क्लास में समझे. इसके अलावा हमने कुछ और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी पढ़े थे, जैसे कि हमने पढ़ा था कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या फ़र्क होता है. कब कोई व्यक्ति कोर्ट में जाके बेल लेगा, वहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी, और कब उसका अधिकार होगा कि वो बेल मांग सकता है एक पुलिस वाले से भी. ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की. उसके बाद हमने बात की थी कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. यहाँ पे हमने क्या समझा था, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो कि सीरियस नेचर के होते हैं, जहां पर पुलिस को आपको अरेस्ट करते हुए वारंट लेने की जरूरत नहीं है. जबकि नॉन कॉग्निजेबल यानी कि इसका उल्टा है, वहां पर अगर पुलिस को आपको अरेस्ट करना है तो कोर्ट से पहले परमिशन लानी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ वारंट, तभी वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं एंड यू विल बी पुट बिहाइंड द बार्स. फिर उसके बाद हमने बात की थी कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, यानी कि कब पार्टीज खुद आपस में मिलके ऑफेंस को सेटल डाउन कर सकती हैं और किन केसेस में वो अपनी मर्जी से ऑफेंस को सेट असाइड नहीं कर सकते, उन्हें कोर्ट की परमिशन भी लेनी पड़ेगी. ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर ली हैं. अब इसी की कंटिन्यूएशन में आज क्रिमिनल लॉ का हमारा लास्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, विच इज रिलेटेड टू योर कॉन्सेप्ट ऑफ एविडेंस लॉ. So before we proceed further, let us have a quick recap of the previous lecture कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर किए हैं. So we talked about IPC, CRPC, इनकी सारी डिटेल में चीज़ें, सब्सटैंटिव लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है, IPC किस चीज़ के बारे में बात करता है, IPC was drafted by Lord Macaulay, everything we have discussed. जहाँ भी और जिस भी तरह के आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं वो भी हमने लास्ट में डिस्कस कर लिए थे. CRPC एक प्रोसीजरल लॉ है. सीआरपीसी में क्या क्या दिया हुआ है, कौन से प्रोसीजर दिए हुए हैं, हमारा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर दिया हुआ है, ट्रायल का प्रोसीजर दिया हुआ है, उसके बाद सेंटेंसिंग कैसे होगी, कि कैसे सजा दी जाएगी, क्या सजा दी जाएगी, वो भी वहां पर बताया गया है. फिर उसके बाद है बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, कि कौन से मामलों में एक व्यक्ति का अधिकार है कि वो बेल एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम करेगा, यानी कि चाहे उसने ऑफेंस कमिट किया भी है पर आपको उसको बेल पे रिलीज करना पड़ेगा. यानी कि वो कौन से ऑफेंसेस होंगे, बेलेबल ऑफेंसेस, यानी कि जो छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं. नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो होंगे जो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं, जहां पे आपने कोई बहुत ही सिवियर हीनियस ऑफेंस कमिट किया है. वहां पर क्या होगा, आपका बेल जो है आपका मैटर ऑफ राइट नहीं होगा, वहां कोर्ट की मर्जी होगी कि वो आपको बेल ग्रांट करना चाहते हैं या नहीं. फिर हम बात करें अगर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की, तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हमारे सीरियस नेचर के ऑफेंसेस, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, वहां पर पुलिस को वारंट लेकर आने की जरूरत नहीं है अगर वो आपको अरेस्ट करना चाहते हैं. जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस इफ दे हैव टू अरेस्ट यू दे विल हैव टू गेट अ वारंट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, यानी कि पुलिस को अगर आपको अरेस्ट करना है, आपने कोई छोटा मोटा ऑफेंस किया है, तो उस केस में पुलिस को पहले वारंट लेके आना पड़ेगा, तभी वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं। अब इनके डिफरेंसेस भी मैंने आपको चार्ट वाइज वहां पर टेबल में आपको अच्छे से बताए थे, आप वो पिछले लेक्चर में देख लेना अगर किसी को कोई डाउट है। फिर बात करते हैं कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल, यानी कि कंपाउंड करना क्या होता है, डिस्प्यूट को सेटल डाउन कर देना, कि आज से हम दोनों के बीच में जो मुकदमा चल रहा था, जो डिस्प्यूट था, उसे हम खत्म करते हैं, क्योंकि हम दोनों का बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, हम दोनों के बहुत पैसे एनर्जी वेस्ट हो रही है, इतना बड़ा कोई ऑफेंस भी नहीं हुआ, इतनी बड़ी कोई इंजरी भी नहीं हुई, तो हम इसे यहीं पे सेटल कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम आज के जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, द टॉपिक्स विच विल बी कवर्ड इन टुडेज क्लास। पहला है स्टेजेस ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब प्रोसिक्यूशन होता है, वंस वी विल कम ऑन टू दिस टॉपिक देन वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। पहले हम ब्रीफली देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आज डिस्कस होने वाले हैं। स्टेजेस ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में बात करेंगे। एविडेंस लॉ होता क्या है, डिफरेंस बिटवीन एविडेंस एंड प्रूफ। अब ये दो शब्द जो हैं, एविडेंस और प्रूफ, इनको हम जनरली एक समान समझते हैं कि दोनों का मतलब एक ही है, बट दोनों का मतलब एक नहीं है, इनमें क्या डिफरेंस है वो भी हम समझने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एविडेंस, कि किस किस तरह के एविडेंस हमारे आज के दिन में हमारे पास अवेलेबल हैं, उनकी कैटेगराइजेशन क्या है, किस बेसिस पे हैं, वो भी हम समझेंगे। फिर हाउ इट कैन बी एडमिटेड, कि कौन कौन से एविडेंस कोर्ट में दिए जा सकते हैं, कौन से एविडेंस कोर्ट में नहीं दिए जा सकते। यानी कि अगर आप कोर्ट में कोई एविडेंस प्रेजेंट भी करोगे तो वो कोर्ट की मर्जी होगी कई केसेस में कि वो आपका एविडेंस एक्सेप्ट करे या ना करे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कन्फेशन एडमिशन, डिफरेंस बिटवीन कन्फेशंस एंड एडमिशंस। अब ये तो सबने सुना ही होगा, कन्फेशन सुना होगा कि किसी ने कोई ऑफेंस किया, ये तो हम डे टू डे लाइफ में भी बोलते हैं कि भाई तुमने गलती की है, तुम कन्फेस कर लो, यानी कि तुम गिल्टी हो, तुमसे जो गलती हुई है, जो तुम्हारी वजह से किसी को नुकसान हुआ है, वो तुम मान लो, उसे हम क्या कहते हैं, कन्फेशन। तो कन्फेशन क्या होता है, इट इज द एडमिशन ऑफ द गिल्ट, आप अपनी गलती मान लेते हो, आप अपनी गिल्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो। ठीक है, सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द ब्रीफ आइडिया व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज क्लास। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस क्विकली बिगिन विद टुडेज क्लास। आज की क्लास से शुरू करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं स्टेजेस ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब कई बच्चों को यही शब्द का मतलब नहीं होगा, प्रोसिक्यूशन क्या होता है मैम। तो जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो दो पार्टी होते हैं ना एक केस में, एक होता है हमारा प्रोसिक्यूशन और दूसरा होता है एक्यूज्ड। सो जब भी कोई एक केस चलता है तो उसमें दो पार्टीज होती हैं, वन इज योर प्रोसिक्यूशन, अनदर वन इज योर एक्यूज्ड। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें, ये दो पार्टीज हो गई, ये हम क्रिमिनल ट्रायल की बात कर रहे हैं। क्रिमिनल ऑफेंस में जो ट्रायल होता है उसमें हम ये दो टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड। अब जनरली क्या होता है, जब भी कोई एक ऑफेंस कमिट होता है, एक व्यक्ति एलिगेशन लगाएगा कि तुमने ये ऑफेंस कमिट किया, तुमने उसका पर्स चुराया, तुमने उसकी चेन चुराई, तुमने उसका मर्डर किया, तुमने उसके घर में चोरी की। एक व्यक्ति हमेशा एलिगेशन लगाने वाला होता है या एक्यूजेशन लगाने वाला होता है, जिससे आप कह रहे हो तुमने ये ऑफेंस कमिट किया। तो क्रिमिनल ऑफेंसेस के केस में वो एलिगेशन लगाने वाला व्यक्ति कौन होता है, इट इज द प्रोसिक्यूशन। ठीक है, इट मेक्स एलिगेशंस या उन्हें हम एक्यूजेशंस भी कहते हैं। और जनरली प्रोसिक्यूशन इज ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, दैट इज योर प्रोसिक्यूशन। ठीक है, अब आप कहोगे कि गवर्नमेंट क्यों रिप्रेजेंट करेगी, जैसे कि मैंने आपको टॉर्ट में भी बताया था, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में थोड़ा डिफरेंस बताया था। क्रिमिनल लॉ को हम सीरियस इन नेचर मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर क्रिमिनल ऑफेंस कमिट करता है तो हम ये मानते हैं कि उसने कोई ऑफेंस सिर्फ एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं कमिट किया, उसने जो ऑफेंस कमिट किया है वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट कमिट किया है। क्यों, जब भी कोई सीरियस ऑफेंस कमिट होता है तो उससे सभी आसपास के जो लोग हैं, लोकेलिटी के लोग हैं, उनके मन में भी एक डर की भावना पैदा हो जाती है। तो वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट मतलब कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबल हो टुवर्ड्स द सिटीजन। अब उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर
स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, चाहे जिस बंदे ने ऑफेंस कमिट किया है उसके अगेंस्ट एक्शन लेने वाला कोई नहीं है, कोई कंप्लेंट करने नहीं आ रहा, बट फिर भी जो गवर्नमेंट है वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है, क्योंकि अगेन द प्रिंसिपल इज कि किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट करे। ये हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑफेंसेस को भी कम करे या उनको रोके कि ऐसे ऑफेंस कमिट ना हो, और जिस व्यक्ति के अगेंस्ट वो ऑफेंस कमिट हो रहे हैं उन्हें किसी तरह की कंपनसेशन या रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करे। तो इसलिए प्रोसिक्यूशन हमारा गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट की बॉडी होती है, जहां पर जो हमारे सरकारी वकील होते हैं, अगर आपने पीपी वर्ड सुना हो, पीपी क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि जो हमारे गवर्नमेंट को डिफेंड करता है या हमारी गवर्नमेंट को प्रेजेंट करता है कोर्ट में कि ये हमारा स्टांस है। तो अब यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन के अंदर आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, वो जो है एक्यूज्ड पे एलिगेशन लगाएगा कि उस दिन इस जगह पर इस व्यक्ति के खिलाफ तुमने ये ऑफेंस कमिट किया। ठीक है, अब किस पे एलिगेशन लग रही है, एक्यूज्ड, द पर्सन अगेंस्ट हुम एलिगेशंस आर मेड। ठीक है, तो एक्यूज्ड हो गया और प्रोसिक्यूशन, ये दो इंपॉर्टेंट अहम हिस्से हैं हमारे क्रिमिनल ट्रायल के, ये दो इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं हमारी क्रिमिनल ट्रायल की। अब स्टेजेस ऑफ प्रोसिक्यूशन, अब ये प्रोसिक्यूशन कैसे कैसे आगे चलता है, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, उस पर जब एलिगेशन लगी वो पहले स्टेप से लेके जब तक उसको जेल भेजा जाएगा क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाएंगे, ये कहाँ बताया गया है, ये बताया गया है हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। ठीक है, सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमने बात की थी। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू कब कैसे होती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है जब भी कोई एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज कराता है। एफआईआर क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि जो एक ऑफेंस कमिट हुआ है उससे रिलेटेड कोई भी जो पहली जानकारी पुलिस स्टेशन को दी जा रही है एक व्यक्ति के द्वारा, उसे हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहेंगे। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर का पर्पस क्या है, इट सेट्स इनटू मोशन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी कि अब जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो मोशन में आ गया। उसकी शुरुआत कैसे होगी, आपने कंप्लेंट फाइल की, आपने एफआईआर रजिस्टर कराई पुलिस स्टेशन में, अब जो वहाँ के पुलिस अथॉरिटीज हैं वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेंगे आपकी एफआईआर के बेसिस पे कि हाँ जी हमारे पास ये एफआईआर आई थी, एक व्यक्ति ने ये एफआईआर लिखवाई है, अब इसके बेसिस पे हम इस जगह पर जा रहे हैं ये देखने की क्या ऑफेंस कमिट हुआ है, क्या किसी को इंजरी कमिट हुई है, क्या किसी की प्रॉपर्टी में कुछ डैमेज हुआ है। तो वैसे वहाँ से फिर हमारा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शुरुआत होते ही जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है इन्वेस्टिगेशन, एंड इट इज डन बाय द पुलिस। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद होता है ट्रायल, ये भी मैं ब्रीफली आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुकी हूं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट किया, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, अब पुलिस क्या करती है, जो पुलिस को लगता है वो एविडेंस के बेसिस पे, किसी से स्टेटमेंट लेने के बेसिस पे, जो पुलिस ने सामने देखा उसके बेसिस पे पुलिस एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करती है। ठीक है, जिसे हम चालान भी कहते हैं कि पुलिस ने चालान कोर्ट में जमा करा दिया है या पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट जो है अपनी सबमिट कर दी है। तो उस फाइनल रिपोर्ट में क्या होता है, उस फाइनल रिपोर्ट में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे ये लिखती है कि हाँ हमने इन्वेस्टिगेशन की, एविडेंस कलेक्ट किए, लोगों की स्टेटमेंट भी ली और इसके बेसिस पे हमें लगता है कि ये जो व्यक्ति हैं ABCD, इन्होंने ऑफेंस कमिट किया है, इस व्यक्ति के ऑफेंस अगेंस्ट कमिट किया है और इसका रिजल्ट ये हुआ है, किसी की डेथ हो गई है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है। ये सब चीजें FIR के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस अपने फाइनल रिपोर्ट में लिखेगी। अब ये रिपोर्ट कहाँ जाएगी, ये रिपोर्ट भेजी जाएगी कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट इस रिपोर्ट के बेसिस पे ये देखेगा कि क्या इस रिपोर्ट में सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन की है पुलिस ने, या सभी लोगों के जो कोर्ट को लगता है या जो FIR के बेसिस पे कोर्ट को लगता है कि इसमें और भी लोगों के नाम होने चाहिए थे पर इसमें तो वो पुलिस ने मेंशन नहीं किए। तो इन सब केसेस में मजिस्ट्रेट या कोर्ट जो हमारे हैं, जजेस जो हैं, वो फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को कंसीडर करने के बाद दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी बोल सकते हैं। बट अगर उन्हें लगता है सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई है, सही रिपोर्ट बनाई गई है, तो अगला स्टेप फिर शुरू होता है हमारा ट्रायल। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगला स्टेप हो गया हमारा ट्रायल।
अब ट्रायल में क्या होता है, ट्रायल में कोर्ट क्या करता है, दोनों ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, ये लेट्स टॉक अबाउट दिस। ट्रायल में सबसे पहले फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होती है, ठीक है। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस यानी कि अब अभी तक तो पुलिस ने बताया हमारे हिसाब से यही ऑफेंस कमिट हुआ है। अब जो मजिस्ट्रेट है उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, अपना दिमाग लगाने के बाद, उसे जो लगता है कि ये चार्जेस इस व्यक्ति पे लगने चाहिए, किडनैपिंग का, मर्डर का, उसने किसी को चोट पहुंचाई तो हर्ट या ग्रीवियस हर्ट का, तो वो चार्जेस किसी के अगेंस्ट लगाता है, एक्यूज्ड के अगेंस्ट। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस सबसे पहली चीज होती है ट्रायल में, जहां पर जो कोर्ट है वो अक्यूज्ड के खिलाफ चार्जेस लगाता है कि हाँ मेरे ओपिनियन में तुमने ये ऑफेंस कमिट किए हैं। फिर उसके बाद होती है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, यानी कि अब कोर्ट में ही जो जज है एक्यूज्ड के भी एविडेंस सुनेगा और प्रोसिक्यूशन के भी एविडेंस सुनेगा। अब जो प्रोसिक्यूशन है वो कैसे एविडेंस देगा, वो ये एविडेंस देगा कि हाँ जी इसने ही ऑफेंस कमिट किया है। और एक्यूज्ड कैसे एविडेंस देगा, अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंसिव, कि मैं तो जिस दिन जी ऑफेंस कमिट हुआ उस दिन यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं था, उसे हम कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। तो प्ली ऑफ एलिबाई एक अलग नया वर्ड होगा शायद आप सभी के लिए। उसमें क्या होता है, मान लीजिए मुझ पे कोई एक एलिगेशन लगी कि 1 दिसंबर 2023 को चंडीगढ़ में मैंने कोई ऑफेंस कमिट किया है, मेरा इन्वेस्टिगेशन होती है, ट्रायल होता है, मुझे कोर्ट में बुलाया जाता है, मैं कहती हूँ कोर्ट के सामने कि जी ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो उस दिन चंडीगढ़ में थी ही नहीं, मैं तो दिल्ली में प्रेजेंट थी, ठीक है। तो फिर कोर्ट क्या है, मेरे इस एविडेंस को कंसीडर करेगा, और जो ये मेरा एविडेंस है प्ली ऑफ एलिबाई, प्ली ऑफ एलिबाई मतलब जहां ऑफेंस हुआ मैं वहां पर प्रेजेंट ही नहीं थी, तो वहां पर कोर्ट फिर मेरा एविडेंस कंसीडर करके मुझे रिलीज कर सकता है और मेरे अगेंस्ट जितने भी चार्जेस हैं उनको सेट असाइड कर सकता है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के बाद फिर स्टेटमेंट्स ऑफ एक्यूज्ड, जब एविडेंस हो जाते हैं फिर स्टेटमेंट सुनी जाती हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो, चलो अच्छा प्रोसिक्यूशन बताएगा कि वो क्या कहना चाहता है, फिर एक्यूज्ड बताएगा कि वो क्या कहना चाहता है, फिर दोनों पार्टीज को सुनने के बाद, एविडेंस को देखने के बाद लास्ट चीज जो होती है वो होती है जजमेंट। अच्छा, जजमेंट सुना दी, जजमेंट में ये कह दिया कि हाँ इस व्यक्ति की गलती है, इसने ऑफेंस कमिट किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए। अब हमेशा एक क्रिमिनल ट्रायल में जजमेंट यानी कि कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल में दो ही रिजल्ट हो सकते हैं। जजमेंट में या तो उस व्यक्ति को एक्विट किया जा सकता है या उस व्यक्ति को कन्विक्ट किया जा सकता है। ये दो शब्द इंपॉर्टेंट हैं, कन्विक्शन और एक्विटल। इन दोनों चीजों के अलावा क्या हो सकता है, और पॉसिबल सिनेरियो नहीं हो सकता। या तो आप उसे कन्विक्ट करोगे, कन्विक्ट करके भी आप क्या कर सकते हो, कौन कौन सी पनिशमेंट उसे दे सकते हो, आप उसे जेल भेज सकते हो, उस पर डेथ पेनल्टी की सजा सुना सकते हो, उस पर फाइन इम्पोज कर सकते हो, उसकी कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो। बट जब यही कुछ सिनेरियोज हैं जो हमारे इंडियन पिनल कोड में बताए गए हैं, आफ्टर कन्विक्शन ये सजा दी जा सकती है। बट इसके अलावा और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, वो यही हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को बरी कर दो, और क्या करोगे आप, यही दो सिनेरियो हो सकते हैं ना, या तो किसी ने गलती की है या उसने गलती नहीं की। गलती की है तो उसे सजा मिलेगी यानी कि कन्विक्शन होगी, अगर गलती नहीं की है तो उसको बरी कर देंगे यानी कि उसको एक्विट कर देंगे। तो ये है हमारे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोसिक्यूशन जो हमारे इन्वेस्टिगेशन से शुरू होके सेंटेंसिंग पे खत्म हो जाती है। तो जो ये एक्विटल और कन्विक्शन है इसको हम सेंटेंसिंग भी कहते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ इट प्रोसीड्स, कैसे एक क्राइम से रिलेटेड एफआईआर होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, ट्रायल होता है, सेंटेंसिंग होती है। आई होप आप सबको समझ में आ गया है। कोई डाउट है, फिर भी कोई टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, ठीक है। सो विद दिस नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम एविडेंस लॉ की बात करते हैं। अच्छा, तो एविडेंस सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? कोई भी एक जनरल आदमी है, लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, एविडेंस सुनते ही मतलब सबूत, कि किसी पे कोई एलिगेशन लगी है, किसी पे कोई एक्यूजेशन लगाई गई है और वो अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए, इनोसेंस मतलब मैंने ऑफेंस नहीं कमिट किया, इनोसेंस को प्रूव करने के लिए कुछ सबूत देगा कोर्ट में। तो वो जो सबूत हैं उन्हें हम कहते हैं एविडेंस। तो सिंपल बिल्कुल अगर हम लेमैन लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो एविडेंस होता है कि जब आप अपनी कही हुई स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कोर्ट में कोई भी फैक्ट्स लेके आते हो, कि जैसे मैंने आपको प्ली ऑफ एलिबाई का एग्जांपल दिया कि उस दिन जहां ऑफेंस कमिट हुआ मैं तो वहां प्रेजेंट ही नहीं थी, वो भी एक फैक्ट है ना। तो जब आप ऐसे फैक्ट्स प्रेजेंट करते हो अपने हित में, अपने फेवर में या किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट, उन्हें हम एविडेंस कहते हैं।
ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको क्लास के बिगिनिंग में कह रही थी, एविडेंस और प्रूफ ये दोनों शब्द आपस में कई बार इंटरचेंजेबली यूज करे जाते हैं। सो सबसे पहले एविडेंस और प्रूफ, ये जो दो वर्ड हैं इनको कई बार इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, यानी कि हम एविडेंस की जगह प्रूफ बोल देते हैं, प्रूफ की जगह एविडेंस बोल देते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, ये दोनों शब्दों का मतलब अलग है। ठीक है। अब हम जैसे यूं कहते हैं कि ये तो प्रूव हो गया कि वो गिल्टी नहीं है, ये तो प्रूव हो गया कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया है। तो प्रूफ क्या होता है? प्रूफ हमेशा एंड रिजल्ट होता है। ठीक है। प्रूफ इज ऑलवेज द एंड रिजल्ट, प्रूफ इज द एंड रिजल्ट। अब किसी भी चीज को जब, जैसे अभी मैं बता रही थी आपको, एविडेंस क्या होता है? सबूत, जब हमें कोई चीज प्रूव करनी होती है। सो एविडेंस इज द मीन्स ऑफ प्रूविंग समथिंग, इट इज द मीन्स ऑफ प्रूविंग समथिंग। जब आप अपने आप को बचाने के लिए कोई फैक्ट्स कोर्ट में दे रहे हो, या आप दूसरे व्यक्ति को कन्विक्ट कराने के लिए कोई फैक्ट्स दे रहे हो, कोर्ट में कोई चीज प्रूव करने के लिए दे रहे हो, तो हमेशा हम उन चीजों को क्या कहते हैं? एविडेंस। सो एविडेंस लीड्स टू प्रूफ। हम यहां पर लिख सकते हैं एविडेंस लीड्स टू प्रूफ, यानी कि एविडेंस से ही हम किसी चीज को प्रूव कर सकते हैं, हम एविडेंस से प्रूफ की तरफ जाते हैं। तो इसलिए एविडेंस और प्रूफ आगे से, अब क्योंकि आपने ये चीज मुझसे पढ़ ली है, आप लॉ के स्टूडेंट्स हो, आप फ्यूचर में लॉ के स्टूडेंट्स बनना चाहते हो, एडवोकेट्स बनना चाहते हो, जजेस बनना चाहते हो, तो ये चीज, ये छोटी सी चीज जो है वो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और अब आप, आई होप क्लियर हो गई, आप याद रखोगे इसे, और अब इन दोनों चीजों को इंटरचेंजेबली यूज नहीं करोगे। एविडेंस और प्रूफ ये दोनों चीजें अलग हैं, इनका मतलब अलग है। एविडेंस लीड्स टू प्रूफ, एविडेंस से हम प्रूफ की तरफ जाते हैं, ये आपको याद रखना है। आई होप अब एविडेंस समझ में आ गया होगा कि एविडेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। अब जैसे हमने बात की अलग अलग कोड्स के बारे में, एक्ट्स के बारे में, हमने बात की इंडियन पिनल कोड की, वो बात करता है ऑफेंसेस के बारे में, वो सब्सटेंटिव लॉ है, वो ऑफेंसेस को डिफाइन करता है। फिर हमने बात की सीआरपीसी के बारे में, वो एक प्रोसीजरल लॉ है, वो एक प्रोसीजर ले डाउन करता है। अब एविडेंस की बात करें तो एविडेंस के लिए हमारे पास है इंडियन एविडेंस एक्ट। फॉर दिस वी हैव इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है। अब जैसे हमने बात की थी कि हमारा जो इंडियन पिनल कोड है वो किसने ड्राफ्ट किया था? इट वाज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड मैकॉले। सेम वे हमारा जो एविडेंस लॉ है, इट इज ड्राफ्टेड बाय होम? इट इज ड्राफ्टेड बाय, ये आपको याद रखना है, ये पेपर में पूछा जा सकता है, ड्राफ्टेड बाय जेम्स स्टीफन। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय whom? इट वाज ड्राफ्टेड बाय जेम्स स्टीफन। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड एविडेंस प्रूफ क्या होता है, मतलब क्या है। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल बी एड्रेसिंग टू योर डाउट्स देयर। अब इसके बाद चलो हम बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ एविडेंस। कौन कौन से अलग अलग तरह के एविडेंसेस हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स टॉक अबाउट ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये तो आपको पढ़ के ही या सुनते ही समझ में आ गया होगा ये कौन से एविडेंस होते हैं। ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, तो ओरल एविडेंस क्या होता है? अब मान लीजिए आप कहीं किसी पब्लिक प्लेस पे खड़े थे और आपके सामने कोई, किसी व्यक्ति ने किसी का पर्स छीना और वो भाग गया। अब कोर्ट में अगर गवाही दे रहे हो आप कि मेरे सामने ये ऑफेंस कमिट हुआ था, मेरे सामने वो उसका पर्स लेके भागा था, मैंने उसे देखा है, वो क्या है? एक ओरल एविडेंस है। तो क्या ये कोर्ट में परमिसिबल होगा? बिल्कुल परमिसिबल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओरल एविडेंस का ही एक और क्राइटेरिया। मान लीजिए एक
डॉक्यूमेंट है, एक विल है। विल क्या होता है? जहां पर कोई भी व्यक्ति लिख के जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे बटेगी। क्या वो एक ट्रस्ट को जाएगी, या वो मेरे बेटे को जाएगी, या मेरी बेटी को जाएगी, वो कैसे आगे बटेगी, वो एक विल में लिखा हुआ होता है। ठीक है। अब जो एक विल है, वो व्यक्ति मर जाता है, अब उसकी विल को एग्जीक्यूट करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बेस्ट तरीका है कि उस विल को ही प्रेजेंट किया जाए। उसी से तो क्लियर होगा ना कि वो व्यक्ति किस किस को कितना हिस्सा देना चाहता था। अब कोई व्यक्ति कोर्ट में आके कहता है कि जब ये विल लिखी जा रही थी ना, मैं भी वहां प्रेजेंट था, उन्होंने मुझे बताया था कि नहीं नहीं, उसमें विल में तो गलत लिखा हुआ है, उन्होंने मुझे कहा था कि वो अपनी प्रॉपर्टी का सारा शेयर मुझे देने वाले हैं, यानी कि अपने बेटे को देने वाले हैं। बट उनकी बेटी जो है वो उस विल को लेके आ जाती है कि विल में तो ये लिखा है मेरे पापा ने कि वो प्रॉपर्टी मुझे देना चाहते हैं। तो अब कोर्ट कौन सा एविडेंस मान लेगा, ओरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? तो कोर्ट हमेशा कहता है कि कोर्ट विल ऑलवेज प्रेफर अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओवर अ ओरल एविडेंस। अब किसी चीज का अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ओरिजिनल एविडेंस है, तो हम उसका सेकेंडरी क्यों एक्सेप्ट करेंगे? तो ऑलवेज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज प्रेफर्ड ओवर द ओरल एविडेंस। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको याद रखना है। तो ये सिग्निफिकेंस है ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का। और जनरल प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज प्रेफर्ड ओवर ओरल डॉक्यूमेंट। ठीक है, वेरी सिंपल। चलो, अब इसके बाद हम अगली कैटेगरी पे चलते हैं, विच इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, विच इज योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। तो इनमें क्या होता है? व्हाट इज देयर इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस? अब प्राइमरी मतलब जो उस चीज का प्राइम पहला एविडेंस है, ओरिजिनल फॉर्म में जब हम किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं। मान लो हमें कोर्ट में एज एन एविडेंस एक कोई फोटोग्राफ प्रेजेंट करनी है, ठीक है, तो जब हम उसका ओरिजिनल प्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी एविडेंस। अब किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में ऐसा हो सकता है कि वो ओरिजिनल कॉपी हमारे पास प्रेजेंट ना हो, तो हम उसकी फोटोकॉपी भी प्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी एविडेंस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्राइमरी क्या होता है? इट इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जबकि सेकेंडरी क्या होता है? इट इज द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी कोर्ट में एविडेंस दिए जा सकते हैं। प्राइमरी यानी कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी दे सकते हो, और सेकेंडरी एविडेंस मतलब आप उसकी कॉपी भी कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो। अब जैसे हमने ये देखा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हमेशा ओरल एविडेंस के ऊपर प्रेफर करा जाएगा। हियर इट इज ओरल एविडेंस। तो इनमें क्या है? इनमें भी हमेशा ओरिजिनल को प्रेफर करा जाएगा कॉपी से। तो यहां पर भी जनरल रूल क्या है? कोर्ट ये कहेगा इफ पॉसिबल आप हमें प्राइमरी एविडेंस दीजिए, बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है कि आप प्राइमरी एविडेंस को प्रूव नहीं कर सकते या प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आप सेकेंडरी भी कोर्ट में ला सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा जनरल रूल क्या है? जनरल रूल इज प्राइमरी एविडेंस is preferred over secondary evidence। यानी कि हमेशा जो प्राइमरी एविडेंस है उसको प्रेफर करा जाएगा ओवर द सेकेंडरी एविडेंस। चलो, अब हम बात करते हैं अनदर कैटेगरी ऑफ एविडेंस विच इज योर हियरसे एविडेंस। ये हो सकता है बहुत से बच्चों ने फर्स्ट टाइम सुना हो, हियरसे। इसका बिल्कुल सिंपल अगर मैं आम भाषा में आपको बताऊं तो सुनी सुनाई बात होता है ना। लोग कहते हैं सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, जो आपने देखा हो उसी पे विश्वास करना चाहिए। तो कोर्ट का भी यही मानना है। कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं वो भी हमारे जैसे इंसान है, तो वो भी यही कहेंगे कि जो आंखों देखी बात हो, अपने कानों से सुनी हुई बात हो, उसी पे विश्वास करना चाहिए। तो कोर्ट भी यही कहता है।
हम सबसे पहले किस चीज का एक्सेप्टेंस करेंगे? या तो हम ओरिजिनल चीज को, ओरिजिनल एविडेंस को मानेंगे, या हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को मानेंगे। अब मैं कहूं कि मैंने उन्हें विल में लिखते हुए देखा था, या उनके बेटे ने मुझे बताया था कि विल में ये लिखा है, ठीक है, तो वो क्या है? हियर से एविडेंस है। हियर से जनरली कोर्ट में एक बहुत ही वीक टाइप ऑफ एविडेंस है। ऐसा नहीं है कि हियर से को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। चलो मैं एक और एग्जांपल देके बताती हूँ हियर से क्या होता है। आप मार्केट में गए, वहां पर एक ऑफेंस कमिट हुआ, ठीक है, आपने देखा कि किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को क्रूएलिटी की, उसके साथ उसको मारा पीटा, उसको अब्यूज किया, गलत किया उसके साथ, आपने वो सब विटनेस किया। आपने घर जाके ये सब चीजें अपनी मदर को बताई कि मम्मी आज मैंने मार्केट में ऐसा ऐसा देखा। अब क्या आपकी मम्मी वहां पे प्रेजेंट थी? नहीं थी। उनके लिए ये सुनी सुनाई बात है, हियर से एविडेंस है। बट कल को अगर कोर्ट में इस चीज को, इस इंस्टेंस को लेके कोई सुनवाई होती है, कोई प्रोसीडिंग्स होती है, मान लो वाइफ अपने हस्बैंड पे एलिगेशन लगाती है कि उन्होंने तो मेरे साथ मार्केट में ऐसे किया, मुझे अब्यूज किया, मुझे इंसल्ट किया, मुझे मारा पीटा, टॉर्चर किया, क्रुएलिटी की, तो क्या जो ये घर पे आपकी बैठी मम्मी है जिन्होंने सुनी सुनाई बात को, क्या वो कोर्ट में प्रेजेंट कर सकती हैं? कर सकती है, बिल्कुल कर सकती हैं। बट जो उनकी कही हुई बात है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू बहुत ही कम होगी, वो एक बहुत ही वीक काइंड ऑफ एविडेंस होगा। इससे बेटर एविडेंस क्या होगा? इससे बेटर एविडेंस होगा आपका, क्योंकि आप वहां पर उस मौके पर मौजूद थे। आपका जो एविडेंस है वो प्राइमरी एविडेंस है, वो एविडेंस एक हियर से एविडेंस नहीं है। तो हियर से एविडेंस को लेके हम कह सकते हैं इट इज एक्सेप्टेबल इन कोर्ट, वो कोर्ट में एक्सेप्ट किया जा सकता है, बट जो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू है वो बहुत ही कम है। So for this we can write it is a very weak kind of evidence. ठीक है, सो आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया है टाइप्स ऑफ एविडेंस क्या है, कौन सा एविडेंस किससे ज्यादा बेटर है, ये भी सबको क्लियर हो गया है। तो इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। ओके, ये थोड़ा सा मिक्स हो गया है, आई विल राइट देम डाउन हियर फॉर यू। ये है स्टेटमेंट, पहला है हमारा स्टेटमेंट गिवन टू पुलिस, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? हाउ इट कैन बी एडमिटेड, कि कौन कौन से एविडेंस जो है हमारे कोर्ट में एडमिट हो सकते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उसके इंस्टेंसेस हम समझते हैं। तो सबसे पहला है स्टेटमेंट गिवन टू पुलिस। अब पहली स्टेटमेंट सबसे पहले कौन सी जाती है कोर्ट, पुलिस के पास? जब आप पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर लिखवा के आते हो, तो वो पहली स्टेटमेंट है ना जो पुलिस स्टेशन में गई या किसी पुलिस ऑफिशियल के पास गई। तो क्या उसको हम कोर्ट में एविडेंस के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं? क्या वो कोर्ट में एडमिसिबल है? ये बिल्कुल एडमिसिबल है। क्यों? क्योंकि कोर्ट जो है वो खुद कई बार एफआईआर को रेफर करता है कि क्या एलिगेशन लगाई गई थी, क्या एक्यूजेशन लगाई गई थी। तो जो वो स्टेटमेंट जो है पुलिस को दी गई वो परफेक्टली वैलिड स्टेटमेंट है, ठीक है। सो स्टेटमेंट मेड टू पुलिस में वी कैन राइट, सबसे पहली कौन सी है? एफआईआर, और इट इज वैलिड, वैलिड एविडेंस, यानी कि उसको कोर्ट में प्रेजेंट करा जा सकता है। अब इसके बाद अगर आप लोगों ने सुना हो कि कई लोग पुलिस स्टेशन में जाके कन्फेस करते हैं, कन्फेशन, दूसरा है कन्फेशन। कई बार कोई व्यक्ति बहुत जोश में कोई ऑफेंस कमिट कर देता है, किसी का मर्डर कर देता है, फिर उसे तुरंत वो ऑफेंस कमिट करते ही गिल्टी फील होता है कि ये तो मैंने गलत कर दिया, और वो सीधा ही वेपन को लेके पुलिस थाने पहुंच जाता है कि जी मुझसे आज ये ऑफेंस कमिट हो गया। तो जो वो कन्फेशन किया है ना उसने पुलिस के सामने, भी कन्फेशन क्या है? अपनी गिल्ट को एक्सेप्ट करना। अब अगर आपने पुलिस के सामने कन्फेशन की है, सॉरी, तो क्या वो एक वैलिड पीस ऑफ एविडेंस है? नहीं। ये हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 हमें बताता है कि जो भी पुलिस को दी गई कन्फेशन है वो एक वैलिड कन्फेशन नहीं है या एक वैलिड एविडेंस नहीं है, उसको हम कोर्ट में कभी भी यूज नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये लॉ क्यों बनाया गया है?
ये लॉ इसलिए बनाया गया है क्योंकि फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल बहुत सारे हम न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, या बहुत सारी हमारी लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स भी हैं, बहुत स्टडीज़ भी हैं, जहां ये पाया गया है कि पुलिस कई बार कई सिचुएशंस में, कई इंस्टेंसेस में जो जिस व्यक्ति को वो अरेस्ट करके लाते हैं उनको मारपीट करके उनसे कन्फेशंस ले लेते हैं। तो इसलिए इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए ये कानून बनाया गया सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट में कि अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस को किसी भी सिचुएशन में कन्फेशन देता है तो वो कन्फेशन एक वैलिड कन्फेशन नहीं होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो इट इज, फॉर दिस वी कैन से it is not a valid evidence। वेरी सिंपल। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा कि कब पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट कोर्ट में प्रेजेंट करी जा सकती है, कौन से केस में पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट कोर्ट में प्रेजेंट या एक्सेप्टेबल नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज योर स्टेटमेंट टू मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कौन होता है? जो आपके लोअर कोर्ट्स में जजेस होते हैं उन्हें हम मजिस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, इनके पास भी जजेस वाली पावर होती है, दे एक्ट लाइक जजेस ओनली, बस उनका नाम अलग होता है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट को दी गई स्टेटमेंट हमेशा एक वैलिड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ एविडेंस होता है, बिकॉज इट इज प्रिज्यूम्ड कि जहां पर कोई भी व्यक्ति जज को कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो जज ने उसको कंपेल नहीं किया होगा, जज को उसने अपनी मर्जी से बताई होगी जो भी चीज बताई गई होगी। तो जो जज को कन्फेशन भी दी जाती है, अगर जज के सामने आपने कोई कन्फेशन करी है जाके, तो वो एक वैलिड पीस ऑफ एविडेंस होगा, अनलाइक द पुलिस ऑफिशियल्स। पुलिस को दी हुई कन्फेशन वैलिड नहीं है, बट अगर आपने एक जज के सामने कन्फेशन किया है, जज को जाके अपनी कन्फेशन दे दी है, वो एक परफेक्ट पीस ऑफ एविडेंस है। सो हेयर वी कैन से स्टेटमेंट टू अ मजिस्ट्रेट is a valid piece of evidence, valid evidence in court। ठीक है, वेरी सिंपल, ये तो इजी था। अब हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, डाइंग डिक्लेरेशन। अब ये शब्द ही जैसे कह रहा है, डाइंग डिक्लेरेशन, मरते हुए जो मैंने कहा, कुछ भी नहीं, मरते हुए अगर मैंने बताया कि मेरी कॉज ऑफ डेथ क्या है, तो डाइंग डिक्लेरेशन किस चीज से रिलेटेड है? इट इज स्टेटमेंट रिलेटेड टू योर कॉज, स्टेटमेंट रिलेटेड टू कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ योर डेथ। तो डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? कोई भी व्यक्ति मरते वक्त ऑन द डेथ बेड, जब वो मरने वाला है और एंड में अगर वो कोई स्टेटमेंट देता है रिलेटेड टू द कॉज ऑफ हिज डेथ, कि उसकी डेथ किस वजह से हुई, किस व्यक्ति की वजह से हुई, किस व्यक्ति ने उसको कंपेल किया या किस व्यक्ति ने उसको इंजरी की, इस वजह से उसकी ये सिचुएशन हुई, वो डेथ बेड पे पहुंच गया, तो जो उसकी ये स्टेटमेंट है उसे हम कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। तो अगेन आई विल रिपीट इट, जब भी कोई व्यक्ति ऐसी स्टेटमेंट देता है जहां वो ये बताता है कि इस व्यक्ति की वजह से मुझे ये इंजरी हुई, या इस सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, यानी कि मैं तो सिर्फ उसे बर्थडे प्रेजेंट देने गया था, बदले में उसने मुझे पॉइजन पिला दिया, या बदले में उसने मुझे इतना मारा पीटा कि मेरी ये हालत हो गई, तो जो वो सर्कमस्टेंसेस आप जो बताते हो वो सर्कमस्टेंसेस जो एक आपका कॉज ऑफ डेथ बनते हैं कि उनकी वजह से आपकी डेथ हुई है, तो वो परफेक्ट वैलिड एविडेंस है कोर्ट में, और कोर्ट उसकी आपकी उस डिक्लेरेशन के बेसिस पे आपको उस व्यक्ति को सजा दे सकता है। तो अगेन डाइंग डिक्लेरेशन इज अ वैलिड पीस ऑफ एविडेंस, और डाइंग डिक्लेरेशन की वजह से के बेसिस पे किसी को डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है, किसी को जेल में भी भेजा जा सकता है, किसी पे फाइन भी लगाया जा सकता है। मतलब कि डाइंग डिक्लेरेशन एक इतना स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है। अब यहाँ पे हमने बात की थी स्टेटमेंट टू पुलिस, स्टेटमेंट टू मजिस्ट्रेट। अब डाइंग डिक्लेरेशन किसको देंगे हम? डाइंग डिक्लेरेशन चाहे वो किसी को भी दी हो, हमने हमारे पेरेंट्स को दी हो, चाहे फ्रेंड्स को दी हो, चाहे रिलेटिव्स को दी हो, चाहे किसी स्ट्रेंजर को दी हो, चाहे किसी डॉक्टर को दी हो, कि आप हॉस्पिटल में एडमिट थे और अंत में सिर्फ आपके पास एक डॉक्टर था, उस डॉक्टर को आपने बताया कि मेरे घर पे मेरे
इन लॉज ने या मेरे पेरेंट्स ने या मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा ट्रीट किया, मुझे मारा पीटा, जिसकी वजह से मुझे ये इंजरीज हो गई, तो वहां पर आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो डॉक्टर को जो दी गई डाइंग डिक्लेरेशन है वो भी एक परफेक्ट वैलिड पीस ऑफ एविडेंस है, उसके बेसिस पे भी उस व्यक्ति को कन्विक्ट करा जा सकता है। और किसे दी जा सकती है? क्या डाइंग डिक्लेरेशन पुलिस वाले को दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है, क्योंकि वो कन्फेशन नहीं है। वहां पर आप सिर्फ सर्कमस्टांसेस बता रहे हो कि जी इन सिचुएशन में ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे ये इंजरी कॉज हुई, तो पुलिस को भी डाइंग डिक्लेरेशन दी जा सकती है। सो इस तरीके से अगर हम डाइंग डिक्लेरेशन को सम अप करें तो क्या है डाइंग डिक्लेरेशन? तो डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि जब भी कोई व्यक्ति मरते वक्त ऑन द डेथ बेड ही स्टेट्स दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ माय डेथ और व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू माय डेथ, यानी कि मेरी मौत का कारण क्या है, कौन है, या किन सर्कमस्टांसेस में मुझे ये इंजरीज हुई, वो सब एक वैलिड एविडेंस है दैट कैन बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। और जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो किसी को भी दी जा सकती है, वो पुलिस वाले को भी दी जा सकती है, वो एक डॉक्टर को भी दी जा सकती है, वो फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स किसी भी को भी, एक स्ट्रेंजर को भी दी जा सकती है। तो इस तरीके से कोर्ट कैन कन्विक्ट समवन, कोर्ट किसी को गिल्टी करार कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाइंग डिक्लेरेशन। ऑलराइट, सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड डाइंग डिक्लेरेशन। इसके बाद हम बात करते हैं अटर्नी क्लाइंट रिलेशनशिप। तो जैसे कि जितने भी बच्चे ये लॉ पढ़ रहे हैं वो फ्यूचर में वकील बनना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अटर्नी क्लाइंट रिलेशनशिप। तो जो अटर्नी कौन होता है? वकील। क्लाइंट कौन होता है? जिस व्यक्ति पे कोई एलिगेशन लगी है, मेरे पे कोई एलिगेशन लगी है, मैं अपने वकील के पास जाऊंगी कि जी ऐसा ऐसा है, मुझ पे ये एलिगेशन लगी है, प्लीज यू प्रेजेंट माय केस इन द कोर्ट। तो आपका जो वकील है आपको तभी बचा पाएगा ना जब आप उसको सारी बातें सच सच बताओगे। तो जो ये जितनी भी बातें होती हैं ड्यूरिंग द अटर्नी क्लाइंट रिलेशनशिप, कि जो भी एक वकील और उसके क्लाइंट के बीच की जो बातें हैं वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, या हम उनको प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि जो भी एक अटर्नी और क्लाइंट के बीच की बातें हैं वो कभी भी बाहर नहीं कही जा सकती। ना आप उस वकील को कंपेल कर सकते हैं कोर्ट में, बताओ तुम्हारे क्लाइंट ने तुम्हें क्या क्या बताया था, बताओ उसने ये ऑफेंस कमिट किया है कि नहीं किया। आप कभी भी एक वकील से ऐसे क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जो वो वकील वहां उस कोर्ट में आया है उसका काम है उसके क्लाइंट को डिफेंड करना। तो कोर्ट कभी भी अपने उस अटर्नी को कंपेल नहीं कर सकता कि वो अपने क्लाइंट के अगेंस्ट एविडेंस दे इन द कोर्ट। बट इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसकी एक्सेप्शन ये है कि जब अटर्नी और क्लाइंट आपस में मिलके कोई अनलॉफुल एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स पूछी जा सकती है अटर्नी से, या ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस रिलेशनशिप, जब उनका ये अटर्नी क्लाइंट का रिलेशनशिप चल रहा था उस दौरान उस क्लाइंट ने कुछ और इलीगल ऑफेंस कमिट किया है, कुछ और इलीगल एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी भी डिटेल्स डाइवर्ज करी जा सकती है। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट योर अटर्नी क्लाइंट रिलेशनशिप। बेसिक प्रिंसिपल है इन दोनों के बीच की जितनी भी कॉन्वर्जेशन है आपस में वो डाइवर्ज नहीं की जाएंगी, बट अगर कोई इलीगल एक्टिविटी की ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो हमेशा कोर्ट में प्रेजेंट करी जा सकती है, उसके एविडेंस कोर्ट मांग सकता है। फिर हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी कॉन्वर्जेशन। नेक्स्ट इज योर नेशनल सिक्योरिटी कॉन्वर्जेशन। अब इसका क्या मतलब है? नेशनल सिक्योरिटी कॉन्वर्जेशन सिंपल बातचीत, कॉन्वर्जेशन मतलब बातचीत। नेशनल सिक्योरिटी जहां पे हम हमारे देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई बातचीत कर रहे हैं, तो उसका भी, उस बातचीत का, उस कॉन्वर्जेशन को ये जरूरी नहीं है या ये अलाउड नहीं है कि कोर्ट किसी व्यक्ति को कंपेल करे कि उस नेशनल सिक्योरिटी की कॉन्वर्जेशन को हम कोर्ट में डिस्कस करें। ठीक है, सो दिस इज प्रोहिबिटेड। ये कुछ हमारे नेशनल सिक्योरिटी के रीजन से ऐसी प्रोविजन बनाई गई हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर हमने कुछ ऐसे इंस्टेंसेस डील किए जहां पर कुछ चीजें कोर्ट में रेलेवेंट होते हुए भी हम उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकते। अब इसी में एक और चीज आती है, कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की कम्युनिकेशन होती है उन्हें भी हम प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि अगर हस्बैंड कोई ऑफेंस कमिट करके आया और घर आके उसने अपनी वाइफ को बताया कि आज मैंने ये चीजें की हैं,
तो जो इनके बीच की कम्युनिकेशन है वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। अब कल को जो कोर्ट है वो वाइफ को कंपेल नहीं कर सकता कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें जो भी बातें बताई थी तुम कोर्ट में डिस्क्लोज करो। या और एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, मान लीजिए कल को इन दोनों ने डाइवोर्स ले लिया, तो उसके बाद भी जो वाइफ है उसको परमिशन नहीं है कि वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करे इन द कोर्ट। यानी कि उसको ना तो कंपेल करा जा सकता, यानी कि कोर्ट उसको फोर्स नहीं कर सकता तुम स्टेटमेंट दो, और दूसरा वो भी अपनी मर्जी से बाद में शी इज नॉट परमिटेड टू डिस्क्लोज सच इंफॉर्मेशन इन द कोर्ट। तो इस तरीके से एनी कम्युनिकेशन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ रिलेटेड टू कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस इज अ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, जिसको हम कोर्ट में एज एविडेंस प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसका क्रक्स हम ये कह सकते हैं, कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कई बार कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, कई बार कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जहां हमें यूं लगता है कि इन्हें हम कोर्ट में एज एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा एविडेंस लॉ है अलग अलग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ऐसे एविडेंस को मना कर देता है कि चाहे ये रेलेवेंट भी लग रहे हैं आपको, बट हम इनको एज एविडेंस कोर्ट में एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ताकि हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते को प्रोटेक्ट किया जा सके। रिलेशन बिटवीन योर अटर्नी एंड क्लाइंट, इनकी बातों को भी प्रोटेक्ट किया गया है। फिर नेशनल सिक्योरिटी कॉन्वर्सेशन, इनको भी आप कोर्ट में एज एविडेंस प्रेजेंट नहीं कर सकते, या जो कन्फेशन पुलिस वाले को दी गई है वो भी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। तो इस तरीके से ये कुछ इंस्टेंसेस हैं जहां पर कुछ चीजें रेलेवेंट होने के बावजूद भी कोर्ट में एज एविडेंस प्रेजेंट नहीं की जा सकती। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड, यहाँ पर सबको सब कुछ समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है बच्चों तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, आई विल बी एड्रेसिंग टू योर डाउट्स देयर ओनली। ऑलराइट, तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट कन्फेशंस। कन्फेशन, अभी तक इस लेक्चर में हम ये शब्द बहुत बार यूज कर चुके हैं। तो कन्फेशन का अगर हम मोटा मोटा मतलब समझें तो क्या है उसका मतलब? सो कन्फेशन मीन्स एडमिशन ऑफ गिल्ट। कि जब आप अपनी गलती मान लेते हो उसे हम कन्फेशन कहते हैं। ये बताया गया है हमारे सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। ठीक है, तो हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसका सेक्शन 24 जो है वो हमारे कन्फेशंस के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है। सॉरी, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में भी कन्फेशन की कुछ चीजें पढ़ी, क्या पढ़ी कि जब भी कोई कन्फेशन एक पुलिस वाले को दी जाती है तो वो एक वैलिड कन्फेशन नहीं है। इसी का एक और एग्जांपल, इसी का एक अगले इंस्टेंस है सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। किससे, अगर आप पुलिस की कस्टडी में हो और पुलिस कस्टडी में आपसे कोई कन्फेशन ली जाती है तो भी वो कन्फेशन वैलिड कन्फेशन नहीं होगी। अब पुलिस कस्टडी कैसे होगी? मान लीजिए पुलिस ने आपको अरेस्ट किया और पुलिस जो है आपको पुलिस स्टेशन ले जा रही थी। इस दौरान उस जिस भी व्हीकल में वो लेके जा रही थी वहां पे आपने किसी स्ट्रेंजर को बता दिया कि मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है। आपने पुलिस वाले को नहीं बताया, आपने स्ट्रेंजर को बताया। तो क्या यहाँ पे ये कन्फेशन वैलिड कन्फेशन है? पुलिस वाले ने ये कन्फेशन सुन ली तो क्या ये कन्फेशन वैलिड है? नहीं। पुलिस वाला कहेगा जी उसने मुझे थोड़ी कन्फेशन किया है, उसने तो एक स्ट्रेंजर को कन्फेशन की थी। अब आप ऐसे एक्सक्लूड करने लगोगे सारी एविडेंस को तो कैसे चलेगा? बट कोर्ट कहेगा नहीं, वो अभी तुम्हारी कस्टडी में था, वो फ्री नहीं घूम रहा था, अभी वो तुम्हारी कस्टडी में था, पुलिस वाले तुम उसे लेके जा रहे थे। तो जब किसी व्यक्ति कोई पुलिस वाले की कस्टडी में भी है, किसी स्ट्रेंजर को भी कोई कन्फेशन करता है तो भी वो वैलिड नहीं है। इसका एक और एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए कि पुलिस आपको अरेस्ट करके लेके जा रही है, बट आप है ना बहुत ज्यादा इंजर्ड हो। मान लो दो पार्टीज के बीच में लड़ाई हो रही थी, या आपने किसी व्यक्ति को बहुत मारा कूटा, अब पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, पर पुलिस को लगता है यार इसको भी बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, इसको भी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, इसकी मरहम पट्टी करवा देता हूँ। तो जहां पर पुलिस वाला आपको किसी डॉक्टर के पास लेके गया और पुलिस वाला बाहर बैठ गया और वहां पर आपने मान लो डॉक्टर को कन्फेशन की, हाँ मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो वो भी कन्फेशन वैलिड कन्फेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर भी कोर्ट ये मानेगा वहां पर भी आप पुलिस की कस्टडी में हो। तो इतना डर है पुलिस का, तो पुलिस को के प्रेजेंस में उसकी कस्टडी में पुलिस वाले को दी गई कोई भी कन्फेशन वैलिड नहीं है। सो ये ध्यान रख लो, ये ध्यान रखना कि किसी भी पुलिस वाले को उसकी कस्टडी में दी गई कोई कन्फेशन, किसी स्ट्रेंजर को भी, डॉक्टर को भी, फ्रेंड को भी, वो एक वैलिड कन्फेशन नहीं होगी। ठीक है,
अब इसी में एक और चीज है, अगर यही कन्फेशन पुलिस कस्टडी में एक मजिस्ट्रेट को दी जाए, यानी कि आप पुलिस स्टेशन में बंद हैं, आप पुलिस की कस्टडी में हैं, वहां पे एक मजिस्ट्रेट आता है, वो आपसे पूछता है, बातचीत करता है, वहां पर आपने उसको कन्फेशन दे दी, क्या वो एक वैलिड कन्फेशन है? वहां पर वो जो कन्फेशन है वैलिड है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गई इस रूल की। तो पुलिस कस्टडी में कब कन्फेशन वैलिड होगी? ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज गिवन टू अ मजिस्ट्रेट, या एक जज को। तो पुलिस कस्टडी में होते हुए सिर्फ एक सर्कमस्टांस ऐसा है जहां पे आपकी कन्फेशन को वैलिड माना जाएगा। वो कौन सा है सर्कमस्टांस? जहां पर आपने वो कन्फेशन किसी मजिस्ट्रेट को दी है। ठीक है, सो वेरी सिंपल कन्फेशन, आई होप सबको समझ में आ गया है। और कन्फेशन जनरली क्या है? इट रिलेट्स टू क्रिमिनल लॉ। ये जनरली आपका क्रिमिनल लॉ में काउंट होता है, या क्रिमिनल लॉ में ज्यादा यूज होता है। अब आगे अगर हम बात करें एडमिशंस की, तो जो ये एडमिशंस का कॉन्सेप्ट है, एडमिशंस हमारी अनलाइक कन्फेशन, इसमें गिल्ट नहीं होती। आप कुछ वैसे सर्कमस्टांसेस एक्सेप्ट कर लेते हो, हाँ जी उस दिन मैं उसके घर गया था, हाँ जी मैंने उससे ज्वेलरी बोरो की थी, हाँ जी हम दोनों दोस्त हैं, हाँ हम एक सिटी में रहते हैं। ये सब क्या है? एडमिशंस है। एडमिशंस पे ज़रूरी नहीं है कि आपको गिल्टी ही माना जाएगा, बट कई बार आपकी एडमिशंस चाहिए होती हैं फॉर दी एज एन एविडेंस इन द कोर्ट टू प्रोसीड विद द ट्रायल। तो एडमिशन इज नॉट नेसेसरीली अ कन्फेशन ऑलवेज। सो एडमिशन जो है जनरली हम कहाँ यूज करते हैं? वी यूज देम जनरली यूज्ड इन सिविल लॉ। तो जैसे कन्फेशन हमारी क्रिमिनल लॉ में जनरली यूज होती है, एडमिशंस हमारी सिविल लॉ में यूज होती हैं। जैसे कि क्या तुमने इस विल पे साइन किया था? क्या ये प्रॉपर्टी के ट्रांसफर्स तुम्हारी कंफर्मेशन में या तुम्हारी नॉलेज में है, या तुमने साइन किए हैं? तो वो जो व्यक्ति है वो कहेगा हाँ जी मैंने साइन किए हैं। तो ये क्या है? एडमिशन है। तो जनरली एडमिशंस कम इन योर सिविल लॉ एस्पेक्ट, वेयर एज कन्फेशंस कम इन योर व्हाट? कन्फेशंस ऑलवेज कम इन योर क्रिमिनल लॉ एस्पेक्ट। अब इसके बाद हम इनके बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिशंस एंड कन्फेशंस? तो इससे सबसे पहले एडमिशन हम कह सकते हैं एक बड़ा सर्कल है जहां पे आप कोई भी चीज को एडमिट करते हो कि हाँ ये मैंने किया है। अब इस एडमिशन के बीच ही एक छोटा सर्कल है जिसे हम कन्फेशन कहते हैं, जहां पे आप क्या एडमिट करते हो? अपनी गिल्ट। ठीक है, गिल्ट इज एडमिटेड। सो हेयर वी कैन से, यहां पे हम कह सकते हैं कि एडमिशन इज द जीनस। अगर आप लोगों ने बायो पढ़ी है 9-10 तक, एडमिशन जीनस है और कन्फेशन क्या है? उसकी एक स्पीशीज है। एडमिशन इज द जीनस एंड कन्फेशन इज द स्पीशीज। और दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था? दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाज एडमिशंस जो है इट रिलेट्स टू सिविल लॉ, जबकि यहां पर जो हमारी कन्फेशंस हैं दे रिलेट टू योर क्रिमिनल लॉ। ठीक है, कन्फेशंस हमारी क्रिमिनल लॉ से रिलेट करती है। ऑलराइट, वेरी सिंपल। अब इसके सेक्शंस की हम बात करते हैं। सेक्शंस की अगर हम बात करें तो एडमिशंस आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 17 ऑफ द एविडेंस एक्ट। ठीक है, जबकि कन्फेशंस मैंने आपको बताया था कौन से सेक्शन में है? कन्फेशंस प्रोवाइडेड in section 24 of the evidence act. So very simple. So these are the broad points of differentiation. पहला एडमिशन जीनस है, कन्फेशन उसकी स्पीशीज है। दूसरा एडमिशन रिलेट्स टू सिविल लॉ, कन्फेशन रिलेट्स टू क्रिमिनल लॉ। तीसरा एडमिशन सेक्शन 17 में दी गई है, कन्फेशन कहाँ दी गई है? सेक्शन 24 में दी गई है। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड टिल हियर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। इसके बाद नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडिंग। ओके, सो दिस वे वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एविडेंस लॉ। हमने एविडेंस लॉ भी पूरा कंप्लीट कर लिया और एक तरीके से अगर हम कह सकते हैं कि हमने क्रिमिनल लॉ वाइंड अप कर दिया है।
हमने स्टेजेस ऑफ क्राइम, नेचर ऑफ क्राइम, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, आईपीसी, सीआरपीसी, अलग अलग तरह के ऑफेंसेस, एविडेंस क्या होता है, प्रूफ से कैसे अलग होता है, एडमिशंस, कन्फेशंस, वी हैव कवर एवरीथिंग इन डिटेल। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमने ऐसे ही छोड़ दिया है टच करके। सो वेन एवर वी आर स्टडिंग, वी स्टडी वेरी होल हार्टेडली, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से चीज को कवर करो, बीच में मत छोड़ो। तो हेयर ऑल्सो वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। अब उसके बेसिस पे वी विल बी सॉल्विंग सर्टेन क्वेश्चंस है, ठीक है। सो लेट्स गो एंड मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। तो पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, नॉट ट्रू नहीं लिखा। ये जो एक शब्द है ना नॉट, मैं ऑलमोस्ट हर लेक्चर में ये बात बताती हूँ, रिपीट करती हूँ, ताकि आपको पेपर वाले दिन ये चीज ध्यान रहे। नॉट शब्द से ना क्वेश्चन की सेंस बदल जाती है। तो कॉन्फिडेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। हर क्लास की तरह, जैसे आई रिपीट इट इन एवरी क्लास, कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस किल्स यू, इट विल मेक यू लूज योर मार्क्स। सो डोंट लूज योर मार्क्स अंडर योर ओवर कॉन्फिडेंस। तो ध्यान से पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है, यानी कि ट्रू है। एविडेंस एंड प्रूफ आर वन एंड द सेम थिंग। क्या एविडेंस और प्रूफ एक ही चीज होते हैं? नहीं। एविडेंस लीड्स टू प्रूफ, दिस इज ट्रू। प्रूफ लीड्स टू एविडेंस, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। नन ऑफ द अबव, नॉट ट्रू। सो इनमें करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी इज द राइट आंसर। ये मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया था कि एविडेंस से हम प्रूफ की तरफ जाते हैं, एविडेंस लीड्स टू प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हियर से एविडेंस। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हियर से एविडेंस से रिलेटेड सही है? इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एज एविडेंस, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि एक्सेप्ट तो उसको करती है कोर्ट। इट इज अ वीक काइंड ऑफ एविडेंस, दिस इज ट्रू। इट इज अ स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ एविडेंस, इट इज नॉट ट्रू। सो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस वन? इट इज ऑप्शन बी, कि जो हमारा हियर से एविडेंस है उसको हम कोर्ट में एज ए एविडेंस तो एक्सेप्ट करते हैं, बट उसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो बहुत ही कम है, यानी कि वो बहुत ही वीक काइंड ऑफ एविडेंस है। सिर्फ इस एक एविडेंस के बेसिस पे हम किसी को सजा नहीं दे सकते। ये मतलब हुआ इन सब स्टेटमेंट्स का। अब हम आगे चलते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अ ट्रायल कंडक्टेड बाय अ जज। जो जज जो है ट्रायल कंडक्ट करता है, उसका क्या रिजल्ट होता है? एक्विटल ओनली, कन्विक्शन ओनली, कैन बी इधर ए और बी, नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर सिंपल है, ऑप्शन सी। जब भी कोई ट्रायल कंडक्ट होता है उसके दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो एक्विटल हो सकता है यानी कि किसी को बरी किया जा सकता है, या कन्विक्शन हो सकता है यानी कि किसी व्यक्ति को जेल भेजा जा सकता है। चलो, आफ्टर दिस नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग। व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ ऑन द एक्यूज्ड इन अ क्रिमिनल केस। एक क्रिमिनल केस में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है? अब स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की बात करें अगर हम, जब भी किसी व्यक्ति पे एलिगेशन लगाई जाती है, कौन लगाता है एलिगेशन? प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन को एक लेवल तो रखना पड़ेगा ना कि तुम्हें यहां तक ये चीज प्रूफ करनी पड़ेगी, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। तो वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ए इज द राइट आंसर। अब क्यों होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट? कि जब तक आप कोर्ट के सारे डाउट क्लियर नहीं कर दोगे, जब तक कोर्ट के माइंड में ये नहीं आ जाएगा कि हाँ इसी व्यक्ति ने ये ऑफेंस कमिट किया है, एविडेंस के बेसिस पे, स्टेटमेंट के बेसिस पे, यू हैव टू क्लैरिफाई टू द जज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि इसी व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट किया है। क्यों? क्योंकि जनरली क्रिमिनल लॉ में हम ये प्रिज्यूम करते हैं, एवरीवन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, कि जब तक आपने अपने एविडेंस से उसको प्रूव नहीं कर दिया है कि वो गिल्टी है, हम उसको इनोसेंट मानेंगे। तो इसलिए आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो चीज प्रूव करनी पड़ेगी। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कन्फेशन गिवन टू पुलिस। जो पुलिस को कन्फेशन दी गई है उसको, उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इट इज अ वैलिड कन्फेशन? नो। इट इज एन इनवैलिड कन्फेशन? यस। कोर्ट में एक्सेप्टेड एज एविडेंस? नो। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कि जो भी पुलिस वाले को दी गई कन्फेशन है वो कोर्ट में एज एन एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं होती है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, सेक्शन 24 एविडेंस एक्ट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? कन्फेशन इज एडमिशन ऑफ गिल्ट, हाँ जी। एडमिशन इज एडमिटिंग गिल्ट, ये हमने ऐसा पढ़ा नहीं। बोथ ए एंड बी, डी सेज नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। कन्फेशन क्या होता है? जहां कहीं पर भी आप अपनी गिल्ट को एक्सेप्ट करते हो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है?
ए ऑप्शन कहता है प्राइमरी एविडेंस इज प्रेफर्ड ओवर सेकेंडरी एविडेंस, कि हमेशा प्राइमरी एविडेंस यानी कि जो ओरिजिनल है उसको प्रेफर करा जाएगा ओवर सेकेंडरी, ये सही है। सेकेंडरी एविडेंस इज प्रेफर्ड ओवर प्राइमरी, नहीं, हमेशा प्राइमरी ऊपर सेकेंडरी नीचे। फिर बोथ प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस आर द सेम, नो, सेम कहाँ से हो गए भाई, सेम होते तो हम इनको कैटेगराइज क्यों करते हैं अलग अलग हिस्सों में। सो ए इज द राइट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, टू होम कन्फेशन कैन बी मेड, इनमें से किसको कन्फेशन दी जा सकती है? जज को, यस, डॉक्टर को बिल्कुल दी जा सकती है, स्ट्रेंजर को दी जा सकती है। सो डी इज द राइट आंसर। तो जहां कहीं पर भी हम इन तीनों में से किसी व्यक्ति को जाके ये बताते हैं मैंने ऑफेंस कमिट किया, वो एक वैलिड एविडेंस है कोर्ट में, वो कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डाइंग डिक्लेरेशन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड सही है? इट रिलेट्स टू द कॉज ऑफ डेथ, यस, कि जो डाइंग डिक्लेरेशन में यही तो होता है, कोई व्यक्ति ये बताता है कि मैंने ये ऑफेंस, मेरे अगेंस्ट ये ऑफेंस कैसे हुआ, मैं इस डेथ बेड पे कैसे पहुंचा, क्या क्या हुआ, तो ये सब चीजें यहाँ पर ए स्टेटमेंट में कवर हो गई। इट कैन बी मेड टू अ पुलिस ऑफिसर, यस, पुलिस ऑफिसर को भी डाइंग डिक्लेरेशन दी जा सकती है, ये मैंने आपको बताया था, डाइंग डिक्लेरेशन किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है। इट कैन बी मेड टू अ डॉक्टर, ऑल, बिल्कुल सही। सो डी जो है यहाँ पे नन की जगह इट विल बी ऑल ऑफ द अबव, सो डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट एज एविडेंस, इनमें से कौन सा कोर्ट में एज एन एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं होगा? नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट इज द वर्ड, की वर्ड हियर, ठीक है, नॉट को ध्यान से पढ़ना है। कम्युनिकेशन बिटवीन एन अटर्नी एंड क्लाइंट, ये भी एडमिसिबल नहीं है, सो दिस इज करेक्ट। कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, दिस इज ऑल्सो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर इसको भी हम कोर्ट में एज एविडेंस प्रेजेंट नहीं कर सकते। नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स से रिलेटेड कॉन्वर्जेशंस हैं, उनको भी हम कोर्ट में एज एविडेंस प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, दिस ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड विद यू। एंड लास्टली डी ऑल ऑफ द अबव, सो ये सभी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इनको हम कोर्ट में एज एविडेंस प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो with this we are done with the questions also, so that's all for today's class. I hope each one of you have understood criminal law in detail, सबको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। कोई भी डाउट है चाहे क्वेश्चंस में या किसी कॉन्सेप्ट में, you can ask me in the comment section. So that's all for today's class. Thank you everyone. I hope you all enjoyed today's class. Any doubts in the comment section, I'll be addressing your doubts. Thank you everyone. Have an amazing day.